नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने फिजिक्स वर्ल्ड विजुअलिया यूट्यूब चैनल में। जैसा आपको विदित है, इस चैनल पर हम 11वीं और 12वीं भौतिक विज्ञान को इस कोरोना काल में जब विद्यालय बंद है तो कोर्स कंप्लीट करने का जो प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आज के हमारे वीडियो में 11वीं भौतिक विज्ञान का जो टॉपिक 2.3.2 अति सूक्ष्म दूरियों का मापन पढ़ेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, इससे पूर्व जो है हमने वृहद दूरियों का मापन पढ़ा था और उसमें हमने अप्रोक्स विधि, लंबन विधि का जो है अध्ययन किया था। इस वाले वीडियो में हम अति सूक्ष्म दूरियों का मापन के अंदर जो है ओलिक अम्ल वाली जो विधि है, किसी भी अणु का जो है हम व्यास निकालेंगे, उसके लिए हम जो है ओलिक अम्ल विधि का उपयोग करेंगे। देखिए काफ़ी सारी दूरियां हैं, उसके जो उपकरण हमारे पास है उन उपकरणों की सहायता से हम जो है उनका माप कर सकते हैं, लेकिन हम अणु के व्यास की बात कर रहे हैं। जब अणु हमारे लिए अदृश्य है तो कोई भी उपकरण की सहायता से उसका व्यास या साइज निकालना हमारे लिए डायरेक्टली तो इम्पॉसिबल है। हमें कोई न कोई इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करके उस अणु का जो है व्यास निकालना होगा। चलिए हम इसी टॉपिक को जो है आज करेंगे कि अति सूक्ष्म दूरियों का जो मापन है अपन कौन सी इनडायरेक्ट मेथड का उपयोग करके जो है निकाल सकते हैं। काफ़ी सारी विधियां हैं, उसमें से हमारे जो सिलेबस के अंदर जो है ओलिक अम्ल के अणु का व्यास का निर्धारण विधि दी हुई है, हम उसी का अध्ययन करेंगे। देखिए जो अणु का व्यास होता है अणु का जो हमारे पास व्यास होता है उसका जो है हमारे पास परास या रेंज होती है 10⁻⁻8 मीटर से लगा करके 10⁻⁻10 मीटर कोटि, यानी ये मैंने आपको एक रेंज लिखवाई है 10⁻⁻8 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर। देखिएगा इसकी जो है सूक्ष्मता का आप अनुमान लगाइए कि हमें जो है 1/, ये जो है नीचे 8 जीरो हमें लगाने हैं। इतनी जो है 1 मीटर का आप देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 1 मीटर का हमें 10 करोड़वा हिस्सा निकालना है। जो हम अणु का व्यास देखेंगे वो किस रेंज का होता है, 1 मीटर के 10 करोड़वें हिस्से के बराबर। अब आप अंदाज लगाइए कि इतनी सूक्ष्म दूरियों का मापन किसी उपकरण की सहायता से संभव है क्या? नहीं है। देखिए अभी तक जो है हम मीटर स्केल काम में लेते हैं। जो मीटर स्केल जो हमारी होती है वो 1 सेंटीमीटर का 10वें भाग का मापन आसानी से कर सकती है। इसको आप जो है मीटर में बदलेंगे तो वो बन जाएगा 10⁻³ मीटर। ये जो हम सिंपल हमारी जो स्केल होती है उसकी सहायता से हम माप कर सकते हैं। चलिए स्केल के बाद हमारे पास एक और उपकरण है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स ये हम लैब में देखेंगे, प्रयोगशाला में। इसकी सहायता से 1 सेंटीमीटर का 100वां भाग जो है हम माप सकते हैं। तो मीटर में जब आप बदलेंगे तो 100 का भाग और देंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर। इस रेंज को, इस लंबाई को अगर आपको मापना है, इस सूक्ष्म दूरी को, तो आप वर्नियर कैलिपर्स का यूज करेंगे। फिर देखिए हमारे पास स्क्रू गेज नामक उपकरण भी है। स्क्रू गेज, पेच मापी या हम स्पेरोमीटर जो है एक उपकरण, ये भी काम में लेते हैं। इसकी सहायता से जो है हम 1 सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा भी माप सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास पावर हो जाएगी 10⁵ मीटर में। तो इन लंबाइयों को मापने के हमारे पास उपकरण है, लेकिन इनसे बड़ी वाली जो है लंबाई, इनसे अगर रेंज बड़ा चल रहा है, यानी अति सूक्ष्म की ओर अपन चल रहे हैं, तो फिर जो है हमें प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी यानी कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप ये यूज में ली जाती है। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, इसकी सहायता से हम 10⁻⁻6 तक जो है मापन कर सकते हैं। 10⁻⁻6 जैसी सूक्ष्म दूरी का मापन जो है हम कर सकते हैं। किसकी सहायता से? प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी भी आती है। तो ये सभी जो है सूक्ष्म दूर, ये 10⁻⁷ तक की हमें
योग्य बना देती है कि इतनी सूक्ष्म दूरियों का अपन जो है मापन कर पाए। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि अणु का व्यास जो है इस कोटि का होता है, 10⁻⁸ से लेके 10⁻⁻10 तक। तो इसके लिए हमारे पास जो है डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो है पॉसिबल नहीं होगा इस रेंज को निकालने के लिए। तो हम जो है एक अप्रत्यक्ष विधि काम में यहाँ पर लेंगे, अप्रोक्स कह सकते हैं या अप्रत्यक्ष जो कह सकते हैं। उसमें क्या होगा कि हम जो है ओलिक अम्ल का जो है हम अणु लेंगे, ओलिक अम्ल का अणु हम इसका जो है व्यास निकाल लेंगे, ठीक है ना, साइज कहें या व्यास कहें, क्योंकि ये जो है इसकी मोटाई इतनी होती है कि इसके व्यास के बराबर ही होती है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए कि ओलिक अम्ल हमारे पास एक साबुन की तरह का द्रव है और ये पानी के ऊपर जो है एक फिल्म बनाता है ना, लेयर बनाता है, एक फिल्म या लेयर बनाता है। इस लेयर की सहायता से जो है हम इसका मोटाई जो है प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आपने मोटाई प्राप्त कर ली मतलब आप साइज पे चले गए, और साइज का मतलब जो है कि वो इतनी मोटी होती है जितना उसका व्यास है ना। तो ओलिक अम्ल विधि हमारे लिए जो है अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी अणु का व्यास का निर्धारण या मापन करने के लिए उपयोगी है। तो चलिए हम इस विधि के बारे में थोड़ा सा जो समझ लेते हैं। देखिए हमें क्या करना है कि 1 सेमी क्यूब आयतन का जो है ओलिक अम्ल का आयतन लेना है और उसको जो है हमारे पास एक पात्र में 20 सेमी क्यूब आयतन का एल्कोहल होगा। उसमें जो आप क्या करेंगे, उस एल्कोहल वाले भाग में देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ लिख देता हूं। आपको क्या करना है, 1 सेमी क्यूब ओलिक अम्ल में OA लिख रहा हूं, ओलिक एसिड, इसको आप किस में डालेंगे, एक पात्र जिसमें कि अपन ने 20 सेमी क्यूब जो है आयतन बनाया हुआ है, किसका, एल्कोहल के घोल का। इस एल्कोहल के घोल में डालेंगे। अब इस घोल में से आप जो है दोबारा क्या करेंगे, 1 सेमी क्यूब का जो है आयतन, ये इतना से आयतन वाले घोल को वापस लेंगे और एक अन्य पात्र में डालेंगे। इस अन्य पात्र में जो है 20 सेमी क्यूब एल्कोहल का विलयन ही है, घोल बना हुआ है, इसको आप वापस जो है इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। और इस द्रव जो ये घोल आपके पास बना है, इस घोल में ओलिक अम्ल की आप जो है सांद्रता देखेंगे तो वो हमें मिलेगी 20×20, क्योंकि आपने एक बार 20 का घोल यहाँ बनाया था, दूसरी बार 20 का घोल यहाँ पर बनाया था। और जो है हमने ओलिक अम्ल प्रति एल्कोहल जो इसकी सेमी क्यूब में मात्रक हो जाएगा, ये सांद्रता हो गई। अब आप देखिए कि एक बूंद का हम आयतन निकाल लें। ये जो घोल बना है इसमें से जो आप मान लीजिए 1 बूंद लेंगे, 2 बूंद लेंगे, क्योंकि आपको ये फिर यहाँ से इस घोल को किस में डालना है, एक स्वच्छ भरे पात्र, जल से भरे पात्र में आपको जो यहाँ से है कुछ बूंदें इसमें डालनी है, कुछ ड्रॉप्स जो है आप इसमें डालेंगे। देखिए फिगर की सहायता से अगर आप समझेंगे तो इसको लिखना बहुत आसान रहेगा। आपने कुछ भी नहीं किया, 1 सेमी क्यूब ओलिक एसिड का जो आयतन है उसको 1 सेमी क्यूब मात्रा की ओलिक एसिड को आपने जो है 20 सेमी क्यूब एल्कोहल वाले पात्र में डाल दिया। यहाँ से फिर आपने 1 सेमी क्यूब आयतन निकाल करके इसको दूसरे वाले पात्र जो कि 20 सेमी क्यूब एल्कोहल घोल से बना है उसमें डालेंगे और इसमें से कुछ ड्रॉप्स निकाल के जो है आप इस पानी के अंदर डालेंगे। इस पानी में हम जो है एक चीज और लाइकोपोडियम पाउडर है जो पहले से ही डाल देते हैं। फिर ये ड्रॉप्स डालेंगे तो ये ड्रॉप्स है यहाँ पर वृत्ताकार भाग में जो है फैल जाएगी, वृत्ताकार भाग में यहाँ पर ये ड्रॉप्स फैल जाएगी। फिर हम ट्रेस पेपर की सहायता से जो है इस ड्रॉप्स का क्षेत्रफल मालूम कर लेंगे। क्या मालूम कर लेंगे, ट्रेस पेपर या ग्राफ पेपर की सहायता से जो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उस क्षेत्रफल को हम मोटाई से गुणा करा देंगे तो ये हमारे लिए जो है आयतन हो जाएगा। और ये आयतन जो है हमने यहाँ पर सांद्रता निकाली है ओलिक अम्ल वाली, इसके आयतन के हम बराबर करेंगे। तो यहाँ से जो हमारे पास टी मोटाई जो है
वो मोटाई निकल आएगी। और जब आपके पास मोटाई निकल जाएगी तो हम पहले ही कह चुके हैं कि इस विधि में ओलिक अम्ल को हम इसलिए ले रहे हैं कि इसकी मोटाई जो है वो व्यास के बराबर है। तो ये जैसे ही आप मोटाई प्राप्त कर लेंगे तो वो व्यास का निर्धारण भी जो है हो जाएगा। तो ये एक डायग्राम में हमने इस विधि को समझा है। अब हमें नोट्स के रूप में इनको कैसे लिखना है और जो है हम इस चीज को कैसे अपने लिए स्थायी रख पाएंगे, तो वो मेरे पास जो नोट्स है अपन उस नोट्स में से है उनको पढ़ते हुए समझेंगे और फिर आप वीडियो को रोक करके पॉज करके अपने नोट्स बुक में उतारेंगे। तो जो है निश्चित रूप से आपके लिए ये विधि है सूक्ष्म दूरियों के मापन वाली ओलिक अम्ल वाली, ये निश्चित रूप से आपके लिए स्थायी हो जाएगी। तो चलिए ये अपने पास नोट्स बुक है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं इसको। ये देखिए क्या कर रहे हैं अपन, अति सूक्ष्म दूरियों का मापन, अणु का आकार, मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमें क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल की जो है साइज या आकार निकालना है। अणु का व्यास 10⁻⁻8 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का होता है। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 5 × 10⁻⁷ मीटर होती है। ऐसा सूक्ष्मदर्शी 10⁻⁷ मीटर कोटि की तरंग दैर्घ्य के तुल्य विभेदन के लिए उपयोगी होता है। इसलिए इस प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से हम 10⁻⁻6 मीटर कोटि के आकार वाले कणों की माप जो है कर सकते हैं। ठीक है ना, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। थोड़ा और अपन इस साइज को छोटा कर देते हैं तो आपको दिख जाएगा। फिर आगे लिखा है, अति सूक्ष्म लंबाइयों के मापन के लिए कुछ अप्रोक्स विधियां भी उपयोगी होती है। जैसे कि हमें अणु का व्यास निर्धारण करना, उसकी रेंज है 10⁻⁸ से 10⁻⁻10, जबकि सूक्ष्मदर्शी हमारे लिए 10⁻⁻6 तक का रिजल्ट ही दे पा रही है। इससे भी उचित जो है इंटेंसिटी वाली माइक्रोस्कोप 10⁻⁷ तक जा सकती है, फिर भी अपन यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो हमें क्या करना, अप्रत्यक्ष या अप्रोक्स विधि काम में लेनी है। वो विधि कौन सी है, ओलिक अम्ल के अणुओं के आकार का आकलन। हम ओलिक अम्ल के अणुओं के आकार का आकलन कर लेंगे तो वो इसी कोटि के होते हैं, 10⁻⁸ वाली कोटि के। तो इसका मतलब हुआ कि वो अणु का व्यास जो है हमें प्रदान कर देंगे। तो यह विधि इस तथ्य पर आधारित है, देखिए क्या लिखा हमने, यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि ओलिक अम्ल जल के पृष्ठ पर एक आणविक परत बनाता है। समझ रहे ना आप, एक परत बनाएंगे अणुओं की। ओलिक अम्ल साबुन की भांति एक द्रव है जिसके अणुओं का आकार 10⁻⁹ मीटर कोटि का होता है, 10⁻⁻9 मीटर कोटि का होता है। नोट कर लिया होगा। चलिए आगे देखिए, फिर इसको ज्ञात करने के लिए ओलिक अम्ल का 1 सेमी क्यूब आयतन लेकर उसे 20 सेमी क्यूब एल्कोहल में घोलते हैं। पहली बात हो गई। इस घोल का अब 1 सेमी क्यूब आयतन लेकर पुनः 20 सेमी क्यूब एल्कोहल में घोलते हैं। इस प्रकार ओलिक अम्ल की घोल में जो सांद्रता होगी, क्योंकि हमने जो है 2 बार इस प्रकार के घोल बनाए, तो 20 × 20 सेमी क्यूब ओलिक अम्ल प्रति सेमी क्यूब एल्कोहल हो जाती है, क्योंकि हम एल्कोहल घोल में डाल रहे हैं। इस घोल की कुछ निश्चित n बूंदों का आयतन, देखिए कुछ मान लीजिए 5 या 6 आप निश्चित बूंदें कर लीजिए, उनका आयतन निकाल लीजिए 5 बूंदों का। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे कि जो 5 बूंद का आयतन निकला है उसमें 5 का भाग दे देंगे, तो वो 1 बूंद का आयतन हो जाएगा। समझ में आया होगा। इस घोल की कुछ निश्चित n बूंदों का आयतन Vn ज्ञात कर लेते हैं, जिससे 1 बूंद का आयतन Vn/n सेमी क्यूब ज्ञात हो जाता है। 1 बूंद का आयतन क्या लिख रहे हैं अपने यहाँ, V से। एक बड़े बर्तन में पानी लेकर उस पे लाइकोपोडियम पाउडर डाल देते हैं, जिससे पानी के पृष्ठ पर इसकी परत बन जाती है। इस पाउडर की क्या बन जाएगी, परत बन जाएगी। अब ओलिक अम्ल के घोल की कुछ बूंदें, मान लीजिए कि हमने n बूंदें डाली है, इंपॉर्टेंट बात है,
माना कि हमने स्मॉल n बूंदे यानी कि आपने 5 डाल दी, 6 डाल दी, जितनी भी है जो उनकी काउंटिंग कर लेंगे अपन, पानी के पृष्ठ पर डालते हैं। ओलिक अम्ल का घोल जल के पृष्ठ पर लाइकोपोडियम पाउडर को हटाता हुआ लगभग वृत्ताकार क्षेत्र में फैल जाता है। समझ रहे ना आप, एक फिल्म बन जाती वृत्ताकार, एक लेयर बन जाती है लाइकोपोडियम पाउडर को हटाते हुए। समय के साथ साथ एल्कोहल वाष्पीकृत हो जाता है और जब एल्कोहल निकल जाएगा तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, ओलिक अम्ल बचेगी, जबकि ओलिक अम्ल की फिल्म जो है उस पानी पर रह जाती है। ट्रेसिंग पेपर व ग्राफ पेपर की सहायता से ओलिक अम्ल की पानी के पृष्ठ पर प्राप्त फिल्म का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। देखिए आपके पास जो है एरिया आप ट्रेसिंग पेपर व ग्राफ पेपर की सहायता से निकालेंगे। ठीक है, फिर देखिए यदि फिल्म की मोटाई हम स्मॉल टी माने तो ओलिक अम्ल का जो आयतन होगा वो क्षेत्रफल गुणा मोटाई हो जाएगी, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जो कि यहाँ पर मोटाई के रूप में हो जाएगी। तो ओलिक अम्ल का आयतन हम किससे लिखेंगे, ए टी। ए क्या है, जो फिल्म बनी है ओलिक अम्ल की बूंद की उसका क्षेत्रफल, टी क्या है, उस फिल्म की मोटाई। फिर देखिए आप घोल की n बूंदों में ओलिक अम्ल का आयतन, ये काफी समझने वाला है कि आपने n बूंदें डाली तो उनमें उन n बूंदों का आयतन कितना होगा। वो कैसे निकालेंगे कि हमारे पास जो है एक बूंद का आयतन v और हमने n बूंदें डाली है, तो n बूंदों का आयतन ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक बूंद के आयतन से उनको गुणा करवा देंगे। तो nv समझ में आ गया। और ये 400 क्या है, इसकी जो है सांद्रता है घोल की, तो ये बटे हुए में 400 और आयतन है तो हमने सेमी क्यूब लगा दिया है। समझ गए होंगे इस वाले डेरिवेशन को भी। तो अब दोनों आयतन को बराबर कर दीजिए। ओलिक अम्ल का आयतन एक तो हमारे पास 80 आ रहा है सूत्र के रूप में, दूसरा है जो यहाँ पर ओलिक अम्ल का आयतन NV/400 सेमी क्यूब आ रहा, दोनों सेम ही है। ओलिक अम्ल का आयतन दोनों को बराबर कीजिए, यहाँ से आप T आराम से निकाल पाएंगे। T बराबर NV/400 और ये A क्या है, क्षेत्रफल है, और मोटाई जो है सेंटीमीटर में आ गई। अब अगर हमारे पास बूंदों की संख्या, एक बूंद का आयतन और उस ओलिक अम्ल की जो फिल्म बनी है उसका क्षेत्रफल NVA तीनों मालूम हो तो हम मोटाई आराम से निकाल लेंगे। और वही मोटाई क्या होगी, ओलिक अम्ल के जो है अणु की साइज होगी, और उनकी साइज किसके बराबर होती है, कोई भी जो अणु होता है उसके आकार के बराबर होती है। ओलिक अम्ल की फिल्म आणविक मोटाई के बराबर है, ओलिक अम्ल की जो फिल्म है वो एक आणविक मोटाई के बराबर है, तब फिल्म की मोटाई अणु के आकार के तुल्य होगी। ये लाइन जो है आप समझाने के लिए लिख दिया और ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। इसके आधार पर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हो सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए ये एक जो है हमने अप्रत्यक्ष विधि का जो है इस प्रकार अध्ययन कर लिया। ये विधि आपको निश्चित रूप से समझ में आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को पॉज करते हुए इसके नोट्स जरूर बनाएं।